हेलो फ्रेंड्स, दिस इज विकास एंड वेलकम टू परफेक्ट लर्निंग क्लब। तो दोस्तों, सूरज सर ने जैसे बहुत ही बड़ा इंट्रोडक्शन दे दिया हमारा। तो मुझे ऐसा लगता है कि जब तक हम रिजल्ट नहीं देते हैं आपको, है ना, तो एक टीचर ऑसम नहीं कहला सकता। जब तक आप किसी चीज का रिजल्ट नहीं दे सकते तो ऑसम कहना थोड़ा सा, मुझे ऐसा लगता है कि बहुत बड़ी बात हो जाती है। तो जैसे हम 11th क्लास की बायोलॉजी स्टार्ट करेंगे, है ना, तो बायोलॉजी में आप एक चीज ध्यान देंगे हमेशा कि बायोलॉजी में आपको इंग्लिश के टर्म ही यूज करना है ज्यादा से ज्यादा, इसलिए कि हिंदी मीडियम वाले भी स्टूडेंट्स होते हैं इसमें, है ना, और इंग्लिश मीडियम वाले भी होते हैं। तो हिंदी मीडियम वालों को क्या होता है, थोड़ा सा परेशानी होती है। लेकिन जो हम बायोलॉजी इसमें पढ़ेंगे, हम दोनों चीज कवर करेंगे। इंग्लिश मीडियम वाले भी कवर होंगे इसमें और हिंदी मीडियम वाले भी कवर होंगे। क्योंकि देखिए, बायोलॉजी में आप अभी तक जब से आप पढ़ना स्टार्ट किए हैं, जब से आपको साइंस मिली होगी, तब से आप जो 11th क्लास में पढ़ने वाले हैं वो आप पहले से पढ़ते आ रहे हैं, है ना। अभी आपको यदि याद नहीं होगा तो जब मैं इसका पूरा बताऊंगा कि हमको बायोलॉजी में पढ़ना क्या क्या है, पूरा फर्स्ट चैप्टर से लेके और एंड तक, तो आपको धीरे धीरे वो चीजें आपके दिमाग में घूमने लगेगी कि हाँ, ये चीज हमने पिछली बार भी पढ़ी है और आगे भी हम पढ़ते ही आए हैं उस चीज को। तो जैसे आप जब छोटी सी क्लास में थे, है ना, तो आपने वहां ईवीएस पढ़ी, ठीक। ईवीएस के बाद फिर जैसे जैसे आप क्लास में आगे बढ़ते गए, आपको क्या मिलती गई, साइंस मिलती गई। साइंस में आपने ईवीएस में भी वही चीज पढ़ी, आपने साइंस में भी वही चीज पढ़ी, और अब आगे आके आफ्टर 10th ये डिवाइड हो गया, यानी बायोलॉजी अलग हो गया, ठीक है। और कुछ चीजें इसकी ऐसी भी हैं जो केमिस्ट्री में भी आती हैं, है ना। तो हम ये जो चीजें हैं वो कवर पूरा करेंगे, है ना। तो पहले उसकी हम एक टेबल बना लेते हैं, है ना, कि हमको 11th क्लास में क्या क्या चीजें ऐसी हैं जो हमको पढ़ना है बायोलॉजी में। क्योंकि ये जो टॉपिक होते हैं वो आपकी जो कॉम्पिटिटिव लेवल के एग्जाम होते हैं, जैसे नीट का एग्जाम हो गया, है ना, आईआईटी वगैरह के जो एग्जाम होते हैं, तो उनमें ये जो टॉपिक हैं वो पूछे जाते हैं, है ना। तो आपको 11th क्लास के हिसाब से भी उस टॉपिक को कवर करना है, और आपको अदर जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, जो आप आगे चल के जिनको नीट की तैयारी करनी है, वो अगर पढ़ाई करते हैं तो उससे भी टॉपिक क्लियर होते जाएंगे, है ना। तो धीरे धीरे हम चीजों को करने की कोशिश करेंगे। ऐसा कुछ नहीं है कि बायोलॉजी बहुत टफ सब्जेक्ट है, यदि पढ़ने की कोशिश करेंगे तो क्यों नहीं बनेगा यार। यदि पढ़ेंगे हम तो बनेगा क्यों नहीं। क्योंकि देखिए, पैदाइशी ही कोई बहुत ही ज्यादा या इंटेलिजेंट नहीं होता, है ना। सभी लोग पढ़ के ही बनते हैं इंटेलिजेंट, और सभी लोग पढ़ के ही कुछ मुकाम हासिल कर पाते हैं। यदि आप सोच ही रहे हैं कि नहीं, मैं ये चीज करूंगा, और आप उस चीज को लेकर कोई वर्क करते ही नहीं है, तो चीजें कैसे पूरी होंगी, आप मुझे बताइए, है ना। इसलिए आप जो भी सोच रहे हैं, जिस बारे में भी आपको करना है, जो भी आपके अंदर किसी चीज को करने का जुनून है, तो उसके पीछे आप लग जाइए। हो सकता है आपको थोड़ा सा लेट सक्सेस मिले, लेकिन सक्सेस मिलेगी। बस आपको ये करना है कि चीजों को बीच में छोड़ना नहीं है ना। कि आपसे यदि कोई चीज नहीं आ रही है तो आपने सोच लिया कि यार, मेरे से तो अब ये चीज बन ही नहीं रही है, हो सकता है आगे चल के लाइफ में मुझे इससे कुछ ज्यादा प्रॉब्लम हो जाए, तो इस चीज को मैं ये करता हूं कि छोड़ देता हूं। ये गलत बात है, किसी चीज को छोड़ देना। आप ये सोचिए कि उस चीज का सॉल्यूशन क्या है, जो मुझे टफ लग रहा है, जो सब्जेक्ट मुझे टफ लग रहा है। मैं किसी सिर्फ बायोलॉजी बस की बात नहीं कर रहा हूं, मैं सारे सब्जेक्ट्स की बात कर रहा हूं, है ना। तो जो चीज आपको टफ लग रही है उसका सॉल्यूशन निकालिए। हर एक चीज का इस दुनिया में सॉल्यूशन है, बस आपको उस चीज के पीछे लग के रहना है। वो एक डायलॉग बहुत आजकल फेमस हो रहा है कि किसी चीज को यदि शिद्दत से चाहो तो फिर वो चीज आसानी से मिल जाती है, या भगवान भी साथ देते हैं। तो ऐसा है ही, और आप उस चीज के पीछे यदि लगेंगे तो वो चीज आपको आसानी से मिलेगी, है ना। तो जैसे अभी पिछला जो आपका लेक्चर आपने देखा होगा, हर्षिता मैम का लेक्चर, तो उन्होंने बायोलॉजी के बारे में, उन्होंने साइंस के बारे में काफी छोटी छोटी चीजें आपको बताई हैं। तो आप उस लेक्चर को जाके जरूर देखें, काफी अच्छा
लेक्चर मुझे लगा उनका। तो आप जाके उस वीडियोस को देखें, है ना, कि क्या छोटी छोटी चीजें हैं जो कवर उसमें की गई हैं। और आज हम पहले इसका टेबल बनाते हैं कि हमको बायोलॉजी में क्या क्या पढ़ना है, कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो कॉम्पिटिटिव लेवल के एग्जाम के लिए भी है और आपका जो 11th क्लास के लिए है वो तो है। और इसके अलावा इसमें हम जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं वो सारी चीजें कवर करेंगे, ठीक है। एग्जाम से रिलेटेड, आपके 11th के एग्जाम से रिलेटेड जो क्वेश्चन आंसर है, आपके जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड जो क्वेश्चन आंसर है, वो सारी चीजें हम अपने इस जो सेशन चलेगा हमारा उसमें कवर करने की पूरी कोशिश की जाएगी। तो सबसे पहले तो इसका हम टेबल देख लेते हैं, है ना, कि फर्स्ट चैप्टर से लेकर और एंड तक हमको क्या क्या बायोलॉजी में पढ़नी है। तो देखिए, पहली जो चीज बायोलॉजी का या इंट्रोडक्शन कहिए, है ना, तो उनमें सबसे पहली जो चीज है, सबसे पहली जो यूनिट लेके चलते हैं, 5 यूनिट है आपकी बायोलॉजी में। 5 यूनिट में बायोलॉजी को क्या किया गया है, डिवाइड किया गया है। और उस यूनिट के अंदर भी हमको डीपली कौन कौन सी चीजें पढ़नी है वो चीज मैं आपको यहां बता रहा हूं। तो आप इसको एक कॉपी में लिख सकते हैं कि हमको 11th क्लास में अपनी बायोलॉजी में क्या क्या कवर करना है ना। तो सबसे पहली जो चीज इसमें आएगी, फर्स्ट यूनिट, सभी लिखे लेंगे अपनी कॉपी में। और आप एक काम करिए कि आप जो भी यहां पढ़ाया जाता है उसकी आप नोट्स बनाइए। नोट्स बनाने में क्या होगा, नोट्स में ये होता है कि आप जैसे एग्जाम टाइम में, अब आप एग्जाम टाइम में पूरी बुक खोल के तो बैठेंगे नहीं कि मुझे जो है तो पूरी रामायण पढ़ना है। आप ऐसी चीजों को देखते हैं जो इंपॉर्टेंट है ना, क्योंकि डीपली पढ़ने के लिए आपके पास पूरा टाइम रहता है, पूरे फुल ईयर रहता है, आप उसमें डीपली पढ़िए आपको जितना पढ़ना है। लेकिन एग्जाम टाइम में आपको नोट्स काम आती हैं आपकी, है ना, वो नोट्स आपको काम आएगी कि हमको फर्स्ट चैप्टर से क्या क्या पढ़ना है, हमको सेकंड चैप्टर से क्या क्या पढ़ना है। नोट्स में क्या होता है, इंपॉर्टेंट चीजें ही बताई जाती है, इसलिए आप नोट्स जरूर बनाएं। हर एक सब्जेक्ट की नोट्स बनाएं। मैं किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट को लेके बात नहीं कर रहा हूं, मैं आपकी हर सब्जेक्ट की बात कर रहा हूं कि आप हर सब्जेक्ट के नोट्स बनाएं, है ना। तो पहली जो यूनिट आपको मिलेगी देखने के लिए इसमें वो है द लिविंग वर्ल्ड, या हम ऐसे देख सकते हैं डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग वर्ल्ड। इसमें आपको डिफरेंट, इसमें आपको क्या देखने के लिए मिलेगा, इसमें आपको लिविंग वर्ल्ड में डाइवर्सिटी देखने के लिए मिलेगी, यानी कि विविधताएं देखने के लिए मिलेगी, ठीक है। इसके अंतर्गत हम क्या पढ़ेंगे, जैसे लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग एंड नॉन लिविंग, जो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, जो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। आपने पढ़ा होगा सजीव क्या है, आपने पढ़ा होगा निर्जीव क्या है ना। इसके बाद बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की जरूरत क्यों पड़ी, है ना। अगर क्लासिफिकेशन नहीं करते तो क्या होता, क्यों जरूरी था क्लासिफिकेशन करना, इन चीजों के बारे में इसमें हम डिस्कस करेंगे, है ना। आपका जो व्हिटकर का जो क्लासिफिकेशन है वो हम पढ़ने वाले हैं इसमें। व्हिटकर क्लासिफिकेशन के बाद देखिए बहुत सारे क्लासिफिकेशन किए गए हैं। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो हम इसमें पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। तो वो चीज आप ध्यान देंगे। पूरा जंतु जगत के बारे में, पूरा वनस्पति जगत के बारे में शुद्ध हिंदी में बात करूं तो हम इसमें पढ़ने वाले हैं। ये जो यूनिट है उसमें फर्स्ट यूनिट जो है आपकी बायोलॉजी की, ठीक है। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, 2 किंगडम क्लासिफिकेशन, सारी चीज इसमें कवर की जाएंगी, सारी चीज इसमें बताई जाएंगी, है ना, कि 2 किंगडम क्लासिफिकेशन क्यों किया गया, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन क्यों किया गया। और इसके अलावा
थ्री किंगडम और फोर्थ किंगडम भी क्लासिफिकेशन है, लेकिन वो ज्यादा प्रचलित नहीं है, उनमें ज्यादा उतना इंपॉर्टेंस नहीं है। मैं उसके बारे में भी आपको बता दूंगा, थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन के बारे में और फोर किंगडम क्लासिफिकेशन के बारे में, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट आपको इसमें देखने के लिए मिलेगा वो है फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और इनमें से क्वेश्चन आपके कॉम्पिटिटिव लेवल के एग्जाम चाहे आपके 11th क्लास के एग्जाम हो, इनसे क्वेश्चन हमेशा बनाए जाते हैं फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन से। ठीक है, तो जंतु जगत, वनस्पति जगत, सभी के बारे में इसमें कवर किया जाएगा। अब इसके बाद जो हमारी यूनिट सेकंड होगी, यूनिट सेकंड में हमको क्या क्या पढ़ना है। देखिए, ये जो आपको लेक्चर्स जिसमें यूनिट फर्स्ट में जो हम चीजें पढ़ेंगे, तो करीब इसमें आपको 22 पीरियड्स इसमें मिलेगी। 22 पीरियड्स कहिए या 22 लेक्चर्स कहिए, 23 लेक्चर्स में इसको हम पूरा कंप्लीट करेंगे, डीपली पढ़ेंगे हमको, क्योंकि अभी इतना ज्यादा तेजी से भागने की जरूरत नहीं है, हमको सभी को साथ में लेके चलना है। क्योंकि कुछ ऐसे भी होते हैं स्टूडेंट्स जिनको एक बार के बताने में समझ में आ जाता है, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनको वही चीजें 2 बार या 3 बार बताई जाती है, तो समझ में सभी के आता है। आप 1 बार पूछ सकते हैं मुझसे, 2 बार पूछ सकते हैं मुझसे, 10 बार पूछ सकते हैं मुझसे, लेकिन कंडीशन ये है कि जब मैं पूछूंगा आपसे तो वो चीज आपसे बननी चाहिए। क्लियर? तो 22 पीरियड्स में इसको कवर किया जाएगा। आफ्टर दैट जब हम आएंगे यूनिट सेकंड में, तो यूनिट सेकंड में क्या पढ़ना है हमको, यूनिट सेकंड में पढ़ेंगे स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन, structural organization in plants and animals। इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। अब इसको हमको इसमें क्या क्या पढ़ने के लिए मिलेगा, इसके अंतर्गत हम क्या पढ़ेंगे भाई। हमारी जो सेकंड यूनिट होगी वो है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। अब इसमें हमको क्या क्या पढ़ना है, यूनिट सेकंड में हमको क्या क्या पढ़ना है, तो इसमें हम पढ़ेंगे मार्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, मार्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, यानी कि फ्लावरिंग प्लांट्स की हमको इसमें मार्फोलॉजी पढ़नी है। इसके अलावा हमको इसमें क्या पढ़ना है, इंटरनल स्ट्रक्चर पढ़ेंगे फ्लावरिंग प्लांट्स का, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। ये सब चीजें आप पढ़ी है आपने छोटी क्लास से लेके और अभी तक आप 10th तक में इन सब चीजों को आपने पढ़ा है। लेकिन उसमें है क्या कि थोड़ा सा चीजें आपने पढ़ी है ना। अब जब आप 11th क्लास पे आ गए हैं तो आपको इन सभी टॉपिक में से डीपली पढ़ना है। हर वो चीज आपको पढ़नी है जो आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो मार्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे सेकेंड यूनिट में। थर्ड यूनिट उसका जो सेकेंड टॉपिक है वो है इंटरनल स्ट्रक्चर, किसका, फ्लावरिंग प्लांट्स का। इसके बाद एनिमल टिश्यू के बारे में पढ़ना है आपको, एनिमल टिश्यू, ठीक। एनिमल टिश्यू के बाद आप इसमें पढ़ेंगे कॉकरोच के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे, कॉकरोच के बारे में। कॉकरोच श्वसन कैसे करता है, कॉकरोच में हर एक चीज इसमें हम पढ़ेंगे, है ना। तो ये 2 यूनिट है। इन 2 यूनिट्स में जो आपकी यूनिट सेकंड होगी, तो यूनिट सेकंड करीब इसको भी
22 पीरियड्स में खत्म किया जाएगा। 22 पीरियड्स में आपकी ये खत्म हो जाएगी। कौन सा? यूनिट सेकंड। तो यूनिट सेकंड में आपको क्या क्या चीजें पढ़नी है? स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन किसका? प्लांट्स और एनिमल्स दोनों का। ठीक है। मार्फोलॉजी पढ़ेंगे फ्लावरिंग प्लांट्स की। इंटरनल स्ट्रक्चर पढ़ेंगे किसका? फ्लावरिंग प्लांट्स का। एनिमल टिश्यू के बारे में हम बात करेंगे और कॉकरोच के बारे में बात करेंगे। ठीक। अब हम बात करेंगे यूनिट थर्ड की। इसको मैं इरेज कर दे रहा हूं। यूनिट थर्ड की हम बात करेंगे। यूनिट थर्ड में हमको क्या क्या पढ़ना है? सब कुछ वही चीजें हैं, ऐसी कोई चीज नहीं है जो आपके लिए नई हो। बस ये है कि आपने छोटी सी क्लास में इसके बारे में थोड़ा सा अध्ययन किया था और अब जो क्लास आपकी है उसमें आप इसमें आप डीपली अध्ययन करेंगे। अब आते हैं यूनिट थर्ड में। यूनिट थर्ड में हमको क्या कर पढ़ना है? देखिए, यूनिट थर्ड में हम पढ़ेंगे सेल के बारे में। सेल के बारे में पढ़ेंगे हम। इसके फंक्शन क्या क्या है ना, और इसका स्ट्रक्चर क्या क्या कैसा है। इसका फंक्शन और इसका स्ट्रक्चर दोनों हम पढ़ेंगे इस यूनिट में। यूनिट थर्ड जो आपकी है, ये थोड़ा सा चैप्टर बड़ा मिलेगा आपको, क्योंकि सेल के बारे में आपने बहुत सारी चीजें पढ़ी है अपनी छोटी क्लास में, बिल्कुल पढ़ी है, और थोड़ा सा डीपली पढ़ेंगे किसमें, जैसा मैं बार बार बोल रहा हूं कि डीपली पढ़ेंगे आप अपने 11th क्लास में। तो इसमें हम कौन कौन से टॉपिक कवर करेंगे? जैसे सेल स्ट्रक्चर हम पढ़ेंगे, उसका फंक्शन पढ़ेंगे, तो इसमें कौन कौन से टॉपिक कवर करेंगे? कौन कौन से टॉपिक इसमें कवर किए जाएंगे? जैसे सेल मेम्ब्रेन क्या होती है ना, सेल मेम्ब्रेन के बारे में सारी चीजें। इसके बाद सेल मेम्ब्रेन के बाद हम इसमें क्या कवर करेंगे? हम इसमें पढ़ेंगे सेल का अल्ट्रा स्ट्रक्चर, अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ सेल। अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ सेल। तीसरा पॉइंट हम इसमें क्या पढ़ेंगे? और क्या सेल के बारे में पढ़ सकते हैं हम बायोमॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ेंगे कि बायोमॉलिक्यूल्स क्या है। ठीक। बायोमॉलिक्यूल्स के बाद हम इसमें क्या कवर कर लेंगे? एंजाइम। ठीक, एंजाइम्स के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद एंजाइम के बारे में पढ़ने के बाद हम इसमें और कौन कौन से टॉपिक ऐसे हैं जो कवर करने वाले हैं? वो है आपका सेल साइकिल, सेल डिवीजन, तो ये ऐसे टॉपिक हैं जो हम अपने यूनिट थर्ड में कंप्लीट करेंगे। ठीक है। सेल का फंक्शन कैसा होता है, उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, सेल मेम्ब्रेन के बारे में हम बात करेंगे, अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ सेल के बारे में बात करेंगे, बायोमॉलिक्यूल्स के बारे में बात करेंगे, एंजाइम के बारे में बात करेंगे, और सेल साइकिल और सेल डिवीजन के बारे में भी बात करेंगे। ठीक है। तो ये टॉपिक कवर होंगे आपके कम से कम 35 पीरियड कहिए या 35 लेक्चर्स कहिए। 35 लेक्चर्स में आपकी यूनिट थर्ड पूरी कंप्लीट हो जाएगी। ठीक। ऑब्जेक्टिव टाइप भी क्वेश्चन करेंगे हम इसमें, है ना। अब इसके बाद आते हैं यूनिट 4 में। यूनिट 4 में हमको क्या क्या पढ़ना है? इसको आप अपने कॉपी में जरूर नोट करें, क्योंकि यही चीजें हैं जो हम पढ़ने वाले हैं। तो आपको ये नहीं लगना चाहिए कि हमने ये टॉपिक कहां से नया घुसेड़ दिया गया है इसमें, है ना। यूनिट 4 में जैसे ही हम प्रवेश करेंगे, इसमें हमको क्या क्या देखने के लिए मिलेगा यूनिट 4 में? तो यूनिट 4 में प्लांट मॉर्फोलॉजी के बारे में पढ़ाया जाएगा। प्लांट मॉर्फोलॉजी। प्लांट मॉर्फोलॉजी की हिंदी अगर हम बात करें तो पादप कार्यकी। ठीक है। इसमें प्लांट्स के बारे में हम पढ़ेंगे। इसमें कौन कौन से टॉपिक आपको
कवर करवाए जाएंगे। ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स, प्लांट्स में ट्रांसपोर्टेशन, प्लांट में ट्रांसपोर्टेशन। सेकंड जो चीज है वो आपको इसमें कवर करवाई जाएगी, वो कौन सी है? मिनरल न्यूट्रिशन, मिनरल न्यूट्रिशन, ठीक है। इसके बाद आपको कौन सी चीजें इसमें कवर करवाई जाएंगी? वो है आपका जैसे फोटोसिंथेसिस हो गया है ना, फोटोसिंथेसिस भी होगा, इसमें कवर हो जाएगा। और आपका रेस्पिरेशन भी कवर हो जाएगा, तो फोटोसिंथेसिस भी इसमें हम पढ़ेंगे। यानी इसमें जो भी चीजें हम पढ़ेंगे वो केवल प्लांट्स के बारे में ही होंगी। फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन, ठीक। और ये करीब आपको 40 पीरियड्स इसमें लगेंगे, करीब सेल से भी ज्यादा बड़ा है ये, है ना। इसलिए 40 पीरियड्स कहिए या 40 लेक्चर्स कहिए, इसमें आपको 40 पीरियड्स में ये सारी चीजें आपको कवर करवाई जाएंगी, ठीक है। रेस्पिरेशन के बाद अगला जो हमारा है, तो इसमें हम देखेंगे कि प्लांट्स की ग्रोथ, है ना। प्लांट्स की ग्रोथ देखने के लिए आपको इसमें मिलेगी, इसमें पढ़ने के लिए मिलेगा आपको प्लांट्स की ग्रोथ के बारे में। इसके बाद प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट लिख लीजिए। तो ये टॉपिक इसमें कवर करवाए जाएंगे, ठीक है ना। प्लांट्स मॉर्फोलॉजी, प्लांट ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स, ठीक है। मिनरल न्यूट्रिशन, फोटोसिंथेसिस बताई जाएगी, रेस्पिरेशन बताया जाएगा, प्लांट्स ग्रोथ एंड डेवलपमेंट भी इसमें आपको पढ़ाया जाएगा। इसके बाद आते हैं यूनिट 5 में। यूनिट 5 में, क्योंकि ये थर्ड और फोर्थ यूनिट आपकी थोड़ी सी बड़ी यूनिट है, इसलिए इसमें टाइम आपको लगेगा पढ़ने के लिए। तो यूनिट 5 में हम क्या पढ़ेंगे? जो आपकी बायोलॉजी की लास्ट यूनिट है। यूनिट 5 में हम पढ़ेंगे ह्यूमन फिजियोलॉजी। उसमें हमने प्लांट फिजियोलॉजी के बारे में देखा था, इसमें हम पढ़ेंगे ह्यूमन फिजियोलॉजी। ह्यूमन फिजियोलॉजी में आपको क्या पढ़ने के लिए मिलेगा भाई? ह्यूमन फिजियोलॉजी के अंतर्गत क्या क्या पढ़ सकते हैं हम? उनमें से पहला है डाइजेशन, डाइजेशन पढ़ेंगे, एब्जॉर्प्शन पढ़ेंगे, और इसमें क्या पढ़ेंगे? रेस्पिरेशन एंड गैसेस एक्सचेंज, रेस्पिरेशन एंड गैसेस एक्सचेंज, और विधिवत आपको इसमें नोट्स बनवाई जाएंगी। तो इसलिए बार बार बोल रहा हूं कि आप नोट्स हमेशा बनाएंगे। जो चीजें वहां यहां पढ़ाई जाती हैं, आप जाके इसको नोट्स बना लें इसकी, है ना। और इसके बारे में फिर आप क्या करें, इसका एक बार रीड करें। यहां से पढ़ने के बाद आप एक बार क्या करें, अपनी जो नोट्स आपने बनाई है उससे आप रीड करें। इसके बाद आपको चीजें यदि समझ में नहीं आती हैं, कौन सी ऐसी चीज है जो समझ में नहीं आई है, उसका आप कमेंट बॉक्स में जो भी आपका क्वेश्चन हो उसे आप बताएं। आपकी पूरी जो भी डाउट्स आपके भी है वो सारी क्लियर किए जाएंगे, ठीक है। रेस्पिरेशन एंड गैसेस एक्सचेंज के बाद इसमें हमको क्या क्या पढ़ने के लिए मिलेगा? और सर्कुलेशन हम पढ़ेंगे बॉडी फ्लूइड्स के, सर्कुलेशन इन बॉडी फ्लूइड्स, सर्कुलेशन ऑफ बॉडी फ्लूइड्स। और बॉडी फ्लूइड्स क्या है भैया? बॉडी फ्लूइड्स क्या है? ब्लड। ब्लड आपके पूरे बॉडी में फैलता है ना, पूरे बॉडी में संचरित होता है ब्लड, होता है कि नहीं होता है? तो उसके बारे में सर्कुलेशन उसका पूरा पढ़ेंगे, पूरा ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम हम पढ़ेंगे इसमें। और कौन से टॉपिक हम कवर करेंगे ह्यूमन फिजियोलॉजी में? एक्सिटरी प्रोडक्ट्स,
executory products and their elimination, है ना। एग्जीक्यूटरी सिस्टम हम पढ़ेंगे, इसमें एग्जीक्यूटरी प्रोडक्ट पढ़ेंगे, ठीक है, और इलेमिनेशन, ठीक, ये टॉपिक कवर किए जाएंगे। इसके बाद एग्जीक्यूटरी प्रोडक्ट्स के बाद हम क्या पढ़ेंगे, मूवमेंट एंड लोकोमोशन, मूवमेंट एंड लोकोमोशन। मैं आपको बार बार बोल रहा हूं कि ये जो सारी चीजें हैं सब आपने पढ़ी हैं, हर एक चीज आपने पढ़ी है। फर्स्ट क्लास से लेके आप जब भी आए हैं, जब से ईवीएस आपकी चालू हुई है और आप 10th क्लास तक, ये सारी चीजें आपने पढ़ी हैं। तो एक बार और आपका क्या हो जाएगा, रिवीजन होगा बहुत अच्छे तरीके से, और आप खुद बोलेंगे कि हाँ ये चीज मैंने पढ़ी है, ये चीज मुझे अच्छे से याद है, और इस टॉपिक से जो भी क्वेश्चन आएगा मैं उसे सॉल्व कर सकता हूं। क्योंकि आपको ऐसे पढ़ना है, जब आप कॉम्पिटिटिव लेवल के कोई एग्जाम देते हैं वहां आपसे क्वेश्चन कैसे बनते हैं, वहां आपसे क्वेश्चन ऐसे बनते हैं जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। यदि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते हैं वहां। ऐसा होता है कॉम्पिटिटिव लेवल के एग्जाम में, है ना। 11th एग्जाम ऐसा है कि आप रट्टा मार के और जाके बोर्ड एग्जाम्स में बैठ गए, बोर्ड एग्जाम्स में आपके 95-98% आ गए, बस उसके बाद चीजें वो क्या हुई, भूल गई। आपने कोई भी क्वेश्चन का आंसर ऐसे रट्टा मार लिया है कि आपको उसके बारे में सब कुछ लिखना है तो वो आप लिख देंगे जाके। लेकिन यदि कोई बीच से उठा के और उससे क्वेश्चन कर लिया, है ना, तो आपका कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं है। जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आप इनको सॉल्व ही नहीं कर पाएंगे। इसलिए आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना है आपका, आपको रट्टा नहीं मारना है चीजों का, क्योंकि रट्टा मारने वाली चीजें हमेशा 2 डेज के बाद भूल जाती हैं, दिमाग से निकल जाती हैं। इसलिए कॉन्सेप्ट क्लियर करिए। जब कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो आपसे कोई भी किसी भी तरह का क्वेश्चन कर ले इस टॉपिक से उठाकर, जैसे मान लीजिए कि मैं टॉपिक उठा लेता हूं एग्जीक्यूटरी प्रोडक्ट्स। अब ये एग्जीक्यूटरी के प्रोडक्ट्स क्या है भाई, यानी कि एग्जीक्यूटरी सिस्टम हमको पढ़ना पड़ेगा, उत्सर्जन तंत्र हमको पढ़ना पड़ेगा। जब हम उत्सर्जन तंत्र पढ़ेंगे तब हमको पता चलेगा कि उनका प्रोडक्ट क्या है ना, और जो एग्जीक्यूटरी जो सिस्टम है, जो आपका उत्सर्जन तंत्र है, वो कैसे काम करता है। तो अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपसे क्वेश्चन बनेंगे, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर नहीं है तो आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे। इसलिए कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करते हुए भी चलना है। इसके बाद और भी इसमें हम पढ़ेंगे नेचुरल कोऑर्डिनेशन, नेचुरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, नेचुरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, ठीक है। नेचुरल कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन के बाद और इसमें हमको क्या क्या कवर करना है, केमिकल कोऑर्डिनेशन, केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड रेगुलेशन, केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड रेगुलेशन। तो ये भी आपका जो टॉपिक जो 5th यूनिट है वो भी आपकी कवर की जाएगी। समथिंग 35 टू 40 लेक्चर्स में, पीरियड्स में ये आपको कवर किए जाएंगे, है ना। तो ये आप आज जाके पूरा रूपरेखा इसकी बना लीजिए कि मुझे फर्स्ट चैप्टर से लेकर और लास्ट चैप्टर तक क्या क्या चीजें पढ़नी है, ठीक है। अब जैसे इसको आप वीडियो पीछे करके देख सकते हैं, है ना। अब मैंने आपको पहले भी बोला कि जो हर्षिता मैम ने आपको बायोलॉजी के बारे में जो इंट्रोडक्शन दिया कि बायोलॉजी क्या होती है ना, और बायोलॉजी के बारे में उन्होंने आपको बहुत अच्छी अच्छी चीजें भी बताई हैं। तो आप जाके उस वीडियो को देखें, बहुत अच्छी वीडियो है वो, है ना। तो आपको और भी इंफॉर्मेशन मिलेगी, है ना। जो भी आप अभी तक ने पढ़ लिया है बायोलॉजी में आपको क्या क्या चीजें पढ़नी होती हैं, कैसी बायोलॉजी होती है
वो सारी चीजें आप उस वीडियो में जाके देख सकते हैं, आपको अच्छी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। अब जो आपका फर्स्ट चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर का आपका नाम है द लिविंग वर्ल्ड, द लिविंग वर्ल्ड। अब जीव जगत, जीव जगत में सबसे पहली चीज तो एक दिमाग में ये आती है कि भाई ठीक है, जीव जगत के बारे में हम पढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहला जो क्वेश्चन है, सबसे पहली जो चीज है वो दिमाग में ये आती है लाइफ के बारे में। लाइफ मीन्स कि लाइफ है क्या, ना, जीवन क्या है। तो देखिए, जो आज के जो बायोलॉजिस्ट है, तो आज का जो सुविकसित आपका जो लाइफ चल रही है, तो उसके बारे में लाइफ की एक ऐसी परिभाषा देना जो बिल्कुल उपयुक्त हो, है ना, उसमें किसी भी प्रकार की कोई कमी ना हो, ऐसी कोई डेफिनेशन यदि आपके पास है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं। क्योंकि आज के जो बायोलॉजिस्ट है, आज का जो वैज्ञानिक परिवेश है, उसमें बायोलॉजी को जो आपका लाइफ को अच्छे तरीके से डिफाइन कर पाना संभव नहीं है ना। और इसमें क्या कौन कौन रहता है, इसमें रहता है लिविंग और नॉन लिविंग, यानी कि सजीव और निर्जीव। अब सजीव क्या है और निर्जीव क्या है? सजीव क्या है? जो सांस लेते हैं, है ना। सजीवों में क्या होता है? प्रोटोप्लाज्म पाया जाता है, जो जीवन युक्त इकाई है। क्या पाया जाता है इनमें? प्रोटोप्लाज्म पाया जाता है, जो हमारे जीवन के लिए बहुत ही ज्यादा उत्तरदायी है। अभी मैं आपको बताऊंगा सजीवों में वो 8 चीजें ऐसी हैं, यदि आपसे कोई डिफरेंस पूछता है सजीव के बारे में और निर्जीव के बारे में, है ना, तो एक डिफरेंस बता देना नॉर्मल सी चीज, नॉर्मल से जैसे लैंग्वेज में कि चलो ठीक है, सजीव सांस लेते हैं लेकिन निर्जीव सांस नहीं लेते, है ना। ये तो एक छोटे बच्चों वाली डेफिनेशन हो गई, जो एक छोटा सा बच्चा, एक छोटी सी क्लास का बच्चा बता सकता है। लेकिन आप यदि इसके बारे में किसी को बताएंगे, सजीव और निर्जीव के बारे में, तो वो कौन सी ऐसी 8 बातें हैं, वो कौन सी ऐसी 8 चीजें हैं जिनको बता के और आप सजीव और निर्जीव के बीच में डिफरेंस बता सकते हैं 1 लाइन में। वो चीज मैं आपको बताऊंगा। एक ही लाइन में आपको सजीव और निर्जीव के बीच में डिफरेंस आपको बता देना है। वो 8 चीजें कौन सी हैं अभी बताऊंगा आपको। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये 2 चीज इसमें पढ़ने के लिए मिलती है आपको, है ना। सजीव क्या है और निर्जीव क्या है। कुछ बायोलॉजिस्ट ऐसे भी हैं जो लाइफ को, कुछ बायोलॉजिस्ट ऐसे भी हैं जो लाइफ को वाइटलिज्म दृष्टि से देखते हैं। कुछ बायोलॉजिस्ट ऐसे भी हैं जो लाइफ को वाइटलिज्म की दृष्टि से देखते हैं, ठीक है। अब इसमें आपको, मैंने आपको बताया कि इसमें आपने पढ़ेंगे लिविंग और नॉन लिविंग, है ना, सजीव और निर्जीव क्या है, ठीक है। अब हमारे नेचर में, प्रकृति में, आप मुझे बताइए, प्रकृति में 92 एलिमेंट्स मौजूद हैं जो हमारी लाइफ के लिए उत्तरदायी है। उनमें से 92 में से 24 एलिमेंट्स, 92 में से 24 जो एलिमेंट्स हैं वो लाइफ के लिए बहुत जरूरी है। और इन 24 एलिमेंट्स में से 6 आपको एलिमेंट्स मैं ऐसे बता रहा हूं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ में। वो है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और सल्फर। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और सल्फर, ये ऐसे एलिमेंट्स हैं जो हमको हमारी लाइफ में चाहिए ही चाहिए, है ना। लेकिन इस एलिमेंट्स की, ये जो एलिमेंट्स आपको दिख रहे हैं, है ना, और भी जो 24 एलिमेंट्स हैं, तो इनके आधार पर हम सजीव और निर्जीव को
डिफरेंस नहीं बता सकते उनमें। इनके बेस पर हम, अगर ये इनके बेस पर कहने का मतलब है कि इनकी प्रेजेंस और एब्सेंस को देखकर किसी भी जीव में इनकी प्रेजेंस और एब्सेंस यानी कि उपस्थिति और अनुपस्थिति किसी भी जीव में, इसको देखकर हम सजीव और निर्जीव के बीच में डिफरेंस नहीं बता सकते हैं। ठीक, इनकी एब्सेंस और प्रेजेंस के आधार पर किसी भी जीव में, चाहे वो सजीव हो चाहे वो निर्जीव हो, इनके बीच में हम डिफरेंस स्थापित नहीं कर सकते हैं। तो जब इनके बीच में डिफरेंस स्थापित नहीं कर सकते हैं, तो फिर ऐसी कौन सी चीजें हैं जिनसे हम इनमें डिफरेंस बता सकते हैं सजीव और निर्जीव में? वो चीजें आप बताइए, वो चीजें आप मुझे बताइए। एक स्टूडेंट्स ने अपने टीचर से बोला, अपने टीचर से उन्होंने बोला कि जब आप बोल रहे हो कि ये जो एलिमेंट्स हैं इनके बेस पर आप इनके बीच में डिफरेंस नहीं बता सकते हैं, तो भाई आप मुझे ऐसी चीज बताइए कि फिर किसको लेके मैं इनके बीच में डिफरेंस बताऊं। एक जो स्टूडेंट्स था उसने अपने टीचर से ऐसा क्वेश्चन किया। अब टीचर ने बोला कि हाँ सही बात है यार, अगर ये चीजें मैं मना कर रहा हूं ये सब बताने के बाद, तो इनको तो कोई ऐसी चीज बताना पड़ेगा जिनसे इनको पता लगे कि सजीव और निर्जीव के बीच में डिफरेंस कैसे स्थापित कर सकते हैं। तो वो 8 चीजें कौन सी हैं? अब आप उस 8 चीजों को अपने दिमाग में, अपनी कॉपी में नोट करिए। तो इसे हम सजीवों का लक्षण भी बोल सकते हैं, सजीवों के लक्षण भी बोल दीजिए इसको, कैरेक्टर। क्या क्या ऐसी चीज होती है भाई जो सजीव में होती है लेकिन निर्जीव में नहीं होती, वो देख लेते हैं। उनमें सबसे पहली चीज है, पहले लिख देता हूं फिर समझा देता हूं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑर्गेनाइजेशन। फर्स्ट, सेकंड आपका हो गया मेटाबॉलिज्म, थर्ड आपका हो गया ग्रोथ, फोर्थ कौन सा हो गया? मेटाबॉलिज्म हो गया, ग्रोथ हो गया, एडॉप्टेबिलिटी, इरेबिलिटी। ठीक है, 5 नंबर, 4th नंबर कौन सा? एडॉप्टेबिलिटी हो गया, इरेबिलिटी हो गया, और मोर्टेलिटी हो गया, और आपका हो गया ग्रोथ। अच्छा ग्रोथ तो हो गया, रिप्रोडक्शन नहीं हुआ, रिप्रोडक्शन, और फिर है इसके बाद लास्ट जो चीज है वो है डेथ। ये जो 7 चीजें आपको बताई गई हैं, 7 बातें ही सजीव और निर्जीव के बीच में डिफरेंस पैदा करती हैं। यानी इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि सजीवों का जो स्ट्रक्चर होता है, जो उनका संगठन, ठीक, दूसरा उनमें मेटाबॉलिज्म की प्रोसेस होना, तीसरा उनकी ग्रोथ, चौथा एडॉप्टेबिलिटी। एडॉप्टेबिलिटी मींस अनुकूलन। अनुकूलन मतलब कि किसी भी एरिया में कोई भी यदि जीव रहता है तो उनमें एडॉप्टेशन का होना बहुत